Welcome to Asterix Talks, where we unlock your cosmic vibe. नमस्कार। एस्ट्रोएक्स टॉक्स में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे फिर मैं रूबरू हो रहा हूँ। मेरा नाम दोस्तों एस्ट्रोमेट अनुपम शुक्ला है और मैं पिछले कई वर्षों से जो ज्योतिष का ज्ञान है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, उसके लिए प्रयासरत रहा हूँ कि जिसमें जो विद्वान हैं, जिन्होंने इतिहास के झरोकों से, अपने लीनेज से या अपने प्रयासों से शास्त्र को समझा है, खोजा है और अगली पीढ़ी को देने को जो तैयार थे, वैसे मनीषियों के साथ मैं सतत काम करता रहा हूँ। और आज हमारे बीच में वैसे ही एक मनीषी, अब न्यू एज एस्ट्रोलॉजी में तो हम कह सकते हैं मास्टर, लेकिन मैं मनीषी मानता हूँ कि जिन्होंने चीज को सोचा है, उसको बूझा है और फिर जाना है। तो सोचो बूझो जानो कि ये जो शैली शास्त्र की रही है, इसमें इन्होंने क्लासिकल्स को काफी करीब से देखा है। और मैं आज जिस चीज पे बात कर रहा हूं, और हमारे टाइटल सीरीज है, ये मेरा अपकमिंग पब्लिकेशंस भी हैं, बियॉन्ड लाइट एंड शेडो, डीपर इंसाइट्स इनटू एस्ट्रोलॉजी, जिसको सामान्यतः हम ग्रे जोन्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कह देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी कई सारे आपको नाम सुनने को मिलते हैं कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फलाना ढिकाना। दोस्तों, उस पर भी एक बड़ा काम है, हम जिसमें क्रोनोलॉजी, डायनेस्टीज, उस हिसाब से हम एस्ट्रोलॉजी को समय समय पे समझते भी रहेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा विशेष टॉपिक, और वो एक मिस्ट्री है जिसको रिजॉल्व करेंगे हम आदरणीय श्री जतिंदर संधू साहब से। और उनके साथ हम आज हैं, उन्होंने समय दिया, उसके लिए पहले तो हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को और आपको अपने साथ जोड़ने के लिए। वो तो सबसे करेंगे पहले शुरू। जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो बेसिकली आपके जीवन में एक आर्काइव के रूप में भी काम आएगा। इसे आपको स्नैपशॉट टेक्निक के रूप में ना लें, आजकल प्रचलन है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आज एक बड़े गूढ़ विषय को, जिसमें ग्रंथ मौन है, उनमें उसका इंडिकेटर्स या पॉइंटर्स तो हैं, लेकिन हम आठवें घर में कोई ग्रह पहली कंडीशन में डेबिलेटेड यानी नीच का होता है, तो उसका रहस्य क्या है। आठवें घर के सिग्निफिकेशंस हम जानते हैं कि किस तरीके के हैं। साथ में डेबिलेटेड अगर प्लेनेट हो जाता है तो वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसका कंफर्ट कहाँ खत्म हो जाता है। आठवां घर वैसे भी कंफर्ट का नहीं, और आप उसमें डेबिलेटेड हो गए, फिर जीवन मरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत सारी चीजें, अनसीन फोर्सेस की, ऑकल्ट विजडम भी, यहाँ से आप ग्रो करने की तैयारी में होते हैं, आपके जीवन के हर्डल्स भी आते हैं, रंध्र भाव इसका नाम है। हम काफी कुछ बात कर सकते हैं। आदरणीय संधू साहब ने क्लासिकल टेक्स्ट, कई सारी किताबों पर उन्हें समझा और उन्हें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उन्हें लिखा भी है, ढेरों किताबें आपकी। तो आपने ग्रंथों में इन चीजों को देखा है। तो पहली जी कंडीशन में वो ग्रह अगर रिट्रोगेट है, डेबिलेटेड है, दूसरी कंडीशन में वो रिट्रोगेट हो जाए। रिट्रोग्रेशन में मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक अपभ्रंश जो 1700 शताब्दी के आसपास का प्लेसिडस सिस्टम लेता है, और उसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हमने जो एक्सप्लोर किया है 600 बीसी के आसपास हमको वो चीजें मिलती हैं, तो 2300 साल के अंतराल में भी वो प्लेसिडस जो बाद में आया, उसके बाद अपने को वैदिक कहते हैं। तो मैं उन्हें नमस्कार करूंगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो शास्त्र के इंपोर्ट्स हैं वैदिक के, वो बहुत अलग हैं। हम उसी के आसपास रहेंगे। और जी यहाँ पर रिट्रोग्रेशन को क्या हम कार्मिक ऋणानुबंधन इत्यादि से हम देख सकते हैं, ये जानेंगे। उसके बाद अगर वो अस्त हो जाए, अब रिट्रोग्रेशन में तो सिर्फ ये चांस बुध को मिल सकता है, जी लेकिन कुछ ग्रह जो रिट्रोग्रेड तो नहीं होंगे लेकिन डेबिलेटेड और अस्त हो सकते हैं, और बाद में इन पर पाप के ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो। तो ये 4 पार्ट का सीरीज होगा, जिसमें हम पहला पार्ट खोलने जा रहे हैं आपके सामने। और वो भी जी एक मत नहीं, एक ओपिनियन नहीं। श्री संधू इसमें जो विषय को ग्रंथों में देखे हैं, उसमें उन्होंने इसे किस तरीके से पाया है। तो रिट्रोग्रेड प्लेनेट तो हम बाद में सर टच करेंगे, लेकिन डेबिलेटेड यानी नीच का ग्रह आठवें घर में हो, आप इसे कैसे देखते हैं, और ग्रंथों में ये किस तरीके से आपने इसको पाया है, इस पर आपके बेबाक विचार। जी पहले यहाँ इसको दो पार्ट्स में अगर हम इसको वो करें।
पहले पार्ट तो ये है कि आठवां भाव। ठीक है। तो आठवां भाव अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, जिसको कि सबसे क्रूर भाव माना गया है। लेकिन इसके कुछ अच्छी बातें भी हैं। स्पेसिफिकली जो कि कई चीजों के लिए अच्छा है, फाइनेंसेस के लिए अच्छा है, इंश्योरेंस के लिए अच्छा है, इन कैरियर्स के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें बहुत अच्छी भी हैं। अकल्ट के लिए अच्छा, इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है। तो उसमें दो स्थितियां हैं इसमें। पहला तो कि अब प्लेनेट डिबिलेट भी हो जाता, अगर वहां पे डिबिलिटेटेड भी है, नीच का है, तो इसके बारे में जो ग्रंथों की मान्यता है वो तो सीधी है, नीच अस्त पस्त त्रस्त। तो मतलब उनके चार चार पांच चीजें ले रहे हैं, नीच अस्त पस्त और त्रस्त। वो बोलते हैं कि इसका कोई अपना बहुत फल नहीं दे पाएगा। ये एक 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 मत या एक मान्यता है। दूसरी जो रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य का बहुत काम नहीं मिलता है, या मेरे को नहीं मिल पाया। भावार्थ रत्नाकर में उन्होंने उसकी एक अलग तरह का उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी। वो कहा है कि अब ग्रह जहां बैठा है वह अपनी अपनी राशियों से किस स्थिति में बैठा हुआ है, अडवर्स तो नहीं। अगर एक से एडवर्स है, दो से एडवर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर एरीज जुपिटर कैंसर में होता है तो सेगिटेरियस से एडवर्स हो जाता है। तो सेगिटेरियस का ये इसलिए बोला जाता है, जहां सेगिटेरियस होगा उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा उस भाव का। तो उसी तरह से अब नीच ग्रह है, अगर नीच है और एट्थ में है, अब इसमें फिर दो चीजें आगे आ जाएंगी, बिकॉज ये डॉयलिटी में काम होता है ना थोड़ा। यहाँ पे भी जी, यहाँ पे रामानुजाचार्य जी का कहना है कि उसको उससे देखा जाए कि वो कहाँ है। ठीक है। और मान लीजिए कि वो अडवर्स भाव का लॉर्ड है और अडवर्स भाव में चला गया, तो मींस कि ये एक विपरीत योग टाइप बन जाता है। ठीक। फिर उ, फिर उसमें दूसरी स्थिति ये आती है कि मान लो कि उसका ऐसा वो भाव ऐसा है जो कि रेलेवेंट, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, और वो एडवर्स में आया तो भी कुछ अच्छी स्थिति, लेकिन अपने दूसरे मूल त्रिकोण से वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ। अगर मूल त्रिकोण से अच्छी स्थिति में बैठा हुआ तो मूल त्रिकोण का जहां पे वो भाव है, बिकॉज ग्रह तो गया है ग्रह, लेकिन ग्रह गया है तो ग्रह पहले कुछ भावों को भी ओन करता है। मान लीजिए वो अगर सूर्य चंद्र को छोड़ दीजिए तो बाकी जो है उनके दो दो भाव हैं, तो वो वो उसकी एक्सप्रेशन तो जो एरिया ऑफ एक्सप्रेशन है वो रहेगा, लेकिन एट्थ में जाके वो थोड़ा, क्योंकि एक हिडन हाउस है, एक एक तरह का है, एक मतलब इट इज सेट टू बी लीन भाव माने गए हैं मंत्रेश्वर जी के मुताबिक कि 3 6 8 12 इनको लीन भाव माना है, यानी हिडन हाउसेस। अब हिडन हाउसेस का कंसेप्ट ये है कि यहाँ की बहुत सारी चीजें जो हैं वो विजिबल नहीं होती। मतलब एक सूक्ष्म जो है, एक सूक्ष्म परिस्थिति चलती रहती है, जिसके कारण रिजल्ट्स जो हैं वो कई बार अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अब एट्थ जो है अगर देखा जाए तो सट्टा और लॉटरी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगेन इट बिकॉज ये वो इनकम है। लेकिन यहाँ डिबिलेट होता है जब प्लेनेट, मतलब उसकी कहते हैं लेट्स से कि उसकी अब उसमें फल देने की प्रोपेंसिटी एज पर द एक एक डेरिवेशन ये कहती है कि उसके फल देने का जो प्रॉपर्टी है वो उसका नुकसान होता है, खास करके इट। अब इसमें दो चीजें अगेन है कि वेदर इट इज मेलेफिक और अ बेनेफिक। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो उसको संज्ञा क्या दी गई है, क्रूर है या वो बेनेफिक है। ठीक है। तो क्रूर ग्रह तो ज्यादातर ये थोड़े सेट्रिस्ट होता है, मतलब उसमें मार्स को छोड़ दें और
मार्स केतु को छोड़ दे तो वो मतलब तकरीबन सारे सेक्टरिस्ट माने गए हैं, मतलब जहां बैठते हैं थोड़ा नुकसान करते ही हैं। और शनि के बारे में अलग धारणा है कि जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा वो नुकसान करेगा, ये भी है। तो जितना कमजोर होगा कि शनि जितना स्ट्रेंथ में है उतना ठीक है। तो ये इसमें अब ये देखना कि उसमें मेलेफिक मतलब वो क्रूर ग्रह है या शुभ मतलब शुभ ग्रह है। अगर शुभ ग्रह है तो उसका उसके भावों का अपना तकरीबन ज्यादा नुकसान होता है, रेलेवेंट टू द फैक्ट कि वो कहाँ बैठा हो, अपने भावों से एडवर्स है कैसा है उसका थोड़ा नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन भाव का थोड़ा फायदा होता है। इरिस्पेक्टिव नीच है तो भी, तो नीच होने पे भी जो है मतलब उसका थोड़ा भाव का, क्योंकि एक एक जो भाव विवेचन के बारे में जब कहा जाता है कि जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे, वहां पे उन्होंने ये ऐड नहीं किया कि अगर शुभ ग्रह नीच का होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो ये कहीं ऐड नहीं किया हुआ, उन्होंने ये तो लिखा है कि अब शुभ ग्रह जिस भाव में शुभ ग्रह बैठे, अब वो जब शुभ ग्रह की बात करें तो नैसर्गिक की बात हो रही है। ये जो है अपना ये उन ग्रहों की बात नहीं हो, जो फंक्शनल मेल्फिक की बात नहीं हो रही, ये नैसर्गिक की बात हो रही है जो फंक्शनैलिटी के बेसिस पे। तो शुभ ग्रह बैठा तो उस अब शुभ ग्रह साथ में कोई कंडीशन अटैच नहीं है, इट इज विदाउट डिस्क्लेमर कि शुभ ग्रह बैठे तो उसका उसको बल मिलता है। अब डिपेंड ये करता है कि उसका अब कई तरीके से अच्छा है, कई तरीके से बुरा भी है, बिकॉज आठवां भाव जो है कुछ बीमारियों का भी है, क्रिटिकल डिजीजेस का भी है, और कुछ ग्रह यहाँ पे नुकसान करते हैं, है ना। बेसिकली खास करके बिकॉज जिस बॉडी पार्ट्स है ये एनल रीजन है और ये आपके एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हेल्थ वाइज तो ये कोई और हेल्थ वाइज कोई नहीं, मतलब इसको बहुत बेनिफिशियल नहीं होता, हेल्थ के लिए तो नुकसान ही है ओवरऑल। लेकिन एम्फोसिस ये है कि अब तो ये पहला हो गया कि भाव में अगर बेनिफिक है तो ये है, मेलेफिक है तो ये वो बोलते हैं कि जब तक वो मेलेफिक भाव को ओन नहीं करता तो तब तक वो नुकसान ही करता है उस भाव का, जिस 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 भी भाव में बैठे। तो मेलेफिक इस भाव के कुछ सिग्निफिकेशंस को जो है अनविजिबल कर देता है, बिकॉज ये वैसे भी लीन भाव है। अनविजिबल करने का मतलब है कि वो एक तरह से उनको साइड में मतलब पीछे पीछे की तरफ धकेल देता है। तो नॉर्मली वो है, सिग्निफिकेशंस हैं तो है, लेकिन वो बहुत विजिबल नहीं होती, मतलब उनका रिजल्ट बहुत विजिबल नहीं आएगा कभी भी, और उससे कुछ नुकसान तो होगा ही, ऑब्वियस है। इनहेरिटेंस है तो उसमें मेलेफिक है और वो भी डिबिलिटेड है, वो शनि जैसा आके बैठ जाएगा तो उसमें नुकसान तो होगा। तो इनहेरिटेंस जैसी चीज में नुकसान हो सकता है, लॉन्जिविटी में नुकसान हो सकता है, बिकॉज वो अब मान के चलो कि शनि कारक है लॉन्जिविटी का, वो अगर वो मतलब नीच की स्थिति में बैठा हुआ है तो दिक्कत है। हाँ, तो ये देखना पड़ेगा कि जहां बैठा है वो डिस्पोजिटर, उसका मतलब जो जिस जिस जिसके भाव में बैठा उसके साथ उसकी मित्रता है, शत्रुता है, इन सब चीजों का विचार करने के बाद अल्टीमेटली ये एक लेयर्स में जो है इसकी वो डेरिवेशन होगी, लेयर लेयर टू लेयर इसका जो एनालिसिस किया जाए। तो अब अगली चीज, हाँ, तो मैं आपको टोकना चाहूंगा। जो अभी तक हमने इंफॉर्मेशन आपसे गैदर की है, जो समझा है, एक लॉजिकल इनफ्लो को एक अगर हम समझते हैं, तो पहली चीज तो आपने ये कही है कि मूल त्रिकोण राशि या किसी ग्रह की जो खुद के भाव हैं, और एज डिस्पोजिटर अगर वो एर्थ में नीच का होकर बैठा है, तो एक इम्प्रेशन शायद हम ये भी कह सकते हैं कि हार्मोनी पोजिशनल उन भावों से कैसी है, उस हिसाब से ये एर्थ की प्रॉपर्टीज को ये ग्रह बूस्ट करेगा।
क्योंकि एर्थ की जी अपनी प्रॉपर्टी है। और अगर जिस तरीके से आपने कहा कि डेबिलिटेशन आने मतलब नीचत्व में आने से इसका बहुत कंफर्ट नहीं है, इज नॉट प्लेनेट इज नॉट वेरी हैप्पी देयर। तो जी एक तो बात हम बेसिकली ये समझ रहे हैं, यानी कि इसका जो रिसोर्स इसके जो ओन हाउस है वहां पर है। लेकिन साथ में आपने एक चीज और कही है जो मेरे को बड़ी कन्विंसिंग भी लगती है, कि हम फंक्शनैलिटी जो मैलेफिक और बेनिफिक पे हम आ गए हैं, वो तो डिस्पोजिटर जहाँ का है वो तो एक कॉम्बिनेशन में हम उसको कहीं ना कहीं लेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा है कि नैसर्गिक जो इनके इम्पैक्ट हैं उससे आकर के अपने जो रिसोर्स है जिनके ओन हाउसेज हैं उनसे इनका कंफर्ट कितना है, कि ग्रह को काम करना है तो उसकी जो रिसोर्सेज जी हैं उनके साथ उसको अप्लाई होना है। तो ये चीज हमको क्लियर होती है कि, लेकिन अगर इसमें जैसे एक हम एग्जांपल छोटा सा ले लें, और वो एग्जांपल आपने जिस तरीके से गुरु के बारे में भी बात की, और गुरु अगर एर्थ हाउस में नीच का अगर होता है तो मकर अगर एर्थ हाउस में आती है तो डेफिनेटली ये मिथुन लग्न होता है। और जब ये मिथुन लग्न होता है तो हम 12th साइन जो इसका मीन है वो 10वें में पड़ता है, और धनु राशि जो पड़ती है हमारी 7th हाउस में पड़ती है। अब जी एक भाव से ये दूसरे बैठे हैं। आजकल 7th हाउस जो है अदर्स का है, आपके जो सम्मुख दुनिया है उसका है, और गुरु धन के कारक भी हैं। और साथ में जो 8th हाउस है वो अदर्स मनी भी कहलाता है। और आपने शुरू में हिंट किया है कि ऐसे लोग इंश्योरेंस या फाइनेंशियल फील्ड्स में विशेषतः अनअर्न इनकम कह लें, या जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरे के धन पर ये काफी पल्लवित, यानी काफी इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस स्थिति में कि अपने त्रिकोण से ये दूसरा बैठा है, आदर्श मनी में बैठा है, गुरु की दृष्टि धन का कारक होने से सेकंड हाउस पे भी जा रही है, जी और अपने दूसरे घर जो कर्म का है उससे ये 11th बैठा है। 3-11 का संबंध है जो हम इतना बुरा नहीं मान रहे हैं फिलहाल। और अगर अपनी 5-9 दृष्टि से चौथे और 12वें को भी अगर ये देख रहे हैं फिलहाल धन भाव के साथ में, तो अब इस स्थिति में गुरु डेबिलेटेड है, और हम मान लें कि ना तो ये वक्री है, रिट्रोग्रेड है, ना ही इन पर सूर्य का कोई इम्पैक्ट है, ना ही इन पे कोई पाप ग्रह देख रहे हैं। तो इसको हम क्लासिकल के हिसाब से, जो आपने बहुत स्पष्ट किया है अभी इशारों में, डिग्निटी ऑफ प्लेनेट की बात थी। लेकिन डिग्निटी ऑफ प्लेनेट के बाद में अगर किसी प्लेनेट को अपॉर्चुनिटी नेचुरली कोई प्रोडक्ट फ्लो होने की, कोई रिजल्ट फ्लो होने की मिल रही है, तो उसमें इस तरीके की कंडीशन को हम हाइपोथेटिकली कितना मान्यता दे पाएंगे। और मेरा प्रश्न आपसे बहुत बेसिक है, लेकिन शायद काफी लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। आपकी जी इसमें क्या राय है? देखो ऐसा है, अब इस अ, अगर जेमिनी असेंडेंट होता तो ऑब्वियसली ये 7th और 4th का लॉर्ड, 7th एंड 10th का लॉर्ड हो गया। तो 7th और 10th का जो लॉर्ड होने के कारण ये बैठा है सेकंड में, और उससे 11th में है। तो ये स्थिति तो ठीक है, लेकिन अगर वो रामानुजाचार्य के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। लेकिन शनि की राशियों में हम्म। शनि की राशियों में समस्या क्या होती है, क्योंकि ये अब इनकी डिविलेशन ही शनि की राशियों में होती है। हम्म। तो एक एक सूत्र है जो कि आधा बताया जाता लोगों को, वो ये बताया जाता है कि स्थान हानि करे जीवा, हम्म। और स्थान वृद्धि करे शनि। हम्म। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है कि ये उन्होंने बोला, मतलब जो कंप्लीट है कि शनि जो है बृहस्पति की राशियों में अच्छा रिजल्ट दे देता है, और जुपिटर जो है शनि की राशियों में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। हम्म। उसका कारण है यहाँ तो डिबिलेटेड है, यहाँ एडवर्स होगा। हम्म। दो ही अपनी राशियों से एडवर्स हो जाएगा, यहाँ फिर वो डिबिलेटेड है। अब डिबिलिटेटेड के लिए स्पेसिफिकली ग्रंथों में मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके बारे में बोला है कि वो अ, एक तरह से बहुत हेल्पफुल नहीं। ऐसी स्थिति में और उसके एस्पेक्ट्स भी होंगे, तो जब तक उसको कोई एक्सटर्नल बेनिफिक इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, हम्म। या किसी योगा कारक के साथ उसका किसी योगा कारक ग्रह या किसी उससे उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही, हम्म। तो ऐसी स्थिति में ये कोई बहुत अच्छा तो है नहीं है।
लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है सेकंड और फोर्थ पे रहता है। तो इनका कारक होने के कारण, क्योंकि दूसरा जो है 2 5 9 11 में तो ये वैसे कारक हैं, और ये चौथे का सुख कारक है एग्जैक्टली स्थिर कारकों में से। तो इनको मतलब सुख को रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्पीनेस को। तो ये सफर तो ऑब्वियसली जो इनका ना मतलब पावर ऑफ इम्पैक्टिंग या पावर ऑफ इन्फ्लुएंस तो घटेगी, हम्म, वो तो कम होगी। तो हम्म, ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उससे कोई क्योंकि अब ये समझ के चलो कि मून मून होगा सेकंड लॉर्ड, बिल्कुल। और उस पे मून सेकंड लॉर्ड होगा, और जुपिटर का इन्फ्लुएंस अगर ऑन सेकंड, और उसके बाद फिर आपका फिर ऑन फोर्थ और ट्वेल्थ। तो ऐसा ऐसे व्यक्ति को जब तक ये जुपिटर को कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है तब तक तो मुश्किल है। और मैं दूसरा इसमें दूसरी चीज है, अब इसमें अगर इनका डिविजनल मतलब इनका बल भी देखा जाएगा तो भी कोई कोई स्पेसिफिक जो है एम्फोसिस इसको यहाँ नहीं मिलता। छोटा सा प्रश्न है कि अगर इस स्थिति में सेकंड हाउस जिसके डिस्पोजिटर जिसके मालिक चंद्रमा है, अगर चंद्रमा वहां बैठ जाए, तो क्या चंद्रमा अब गुरु चंद्र का सम सप्तक संबंध क्या उस चीज को इन्फ्लो कर सकता है फाइनेंसिस को, कि जिसमें आठवें घर में जो अदर्स मनी है उसमें अब थोड़ा सा प्रभावी हो सकता है इस तरीके के देखिए डेबिटेड ग्रह का? अगर वो डिविलेशन है तो देखिए इट इज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ कैंसलेशन ऑफ द डिविलेशन आल्सो, क्योंकि वो केंद्र में हो गए ना जी आपस में, क्योंकि परस्पर संबंध हो गया तो केंद्र हो गया सीधा। तो चंद्र से केंद्र में हो गए, तो बिकॉज वो लॉर्ड हो गया ना। अब देखो ऐसे एक्सटर्नल हेल्प है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल हेल्प, है ना। तो ये उसमें अगर उसको वो सेकंड में बैठ के चंद्रमा अपनी राशि में बैठ के तो देखेगा, तो एक मतलब इट इज वन ऑफ द मतलब कैंसिलेशन का जो उनकी कंसिडरेशंस है। तो इट बिकम्स केंद्र, मतलब उससे केंद्र में आ गया, और उस जिस भाव में वो एग्जाल्ट करता हो उसको, उसका लॉर्ड उसको देख रहा है। तो इनमें परस्पर संबंध भी बन जाएगा। अब परस्पर संबंध दूसरे से बन रहा है, सेकंड लॉर्ड से बन रहा है, और फिर ये मतलब एक वो केसरी की संज्ञा में भी आ जाता है। दो इट इज इन 8th हाउस, ये वीक रहेगा, लेकिन अब योग तो योग है, योग बन गया। अब वीक हो, देखो मान लीजिए किसी की शादी हुई, ठीक है, स्पाउस जो है वो वीक है, या लेट्स से कि वो हॉस्पिटल में ज्यादा रहती है, लेकिन स्पाउस तो स्पाउस ही है, और और बच्चे भी हो गए हैं लेट्स से। तो कहने का भाव है कि उस आदमी को सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम है कि उसकी बीमारी जो है, वाइफ की बीमारी उसको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिकली इन द सेम कॉन्टेक्स्ट ये बात तो आगे बढ़ जाएगी वंस इट हैज एन एक्सटर्नल सपोर्ट। लेकिन अपने आप में ये कोई बहुत अपने आप अगर लेफ्ट अलोन एकांतिक, मतलब इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, मेलेफिक ना हो, बेनिफिक ना हो, तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या होता है कि 2 5 9 11 का कारक अगर 8 में चला जाता है और डिबिलेट कर गया, एक तो 8 में जाने की बात अलग होती है, एक होता है कि डिबिलेट भी कर गया। तो ऐसी स्थिति में ये कारक है ना जी। अब कारक तो इन सब भावों का मतलब एक तरह से गर्क में चला गया है 2 5 9 11 का। तो ये सारे भाव जो हैं ये सारे के सारे डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशंस, कि अब भाव मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मीन्स की वो और ये कारक, कारक तो खराब ही हो ही गया ना ये तो। अब उनमें अगर वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी खराब है तो बस फिर उसमें दिक्कत होती है, थोड़ी सी तो दिक्कत होती। और फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा नहीं होता, खास करके जुपिटर पे। हाँ वीनस का क्योंकि भोग का है वो, वीनस मरकरी जो है वो 8 में इतना ज्यादा खराब नहीं होते हैं जितना कि जुपिटर बिकॉज ये इसका मेनली तो सिग्निफिकेशंस में सिग्निफिकेशन जो है या स्थिर कारक होने के कारण दिक्कत होती है इसमें। तो बेसिकली मित्रों, जो आपको समझना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी डिग्निटी ऑफ प्लैनेट्स को बड़ी बखूबी समझती है,
और उसी के आधार पे ये जो इन्फॉर्मेशन आदरणीय संधू साहब ने दी, तो ये ट्रिगरिंग्स जो है एल्गोरिथम्स की, यानी आपके जो प्लेनेट है कि सिंस जुपिटर एट्थ हाउस, तो एट्थ हाउस का पहले उसका घर का एड्रेस हो गया एट्थ हाउस है, और एट्थ हाउस को बाहर से कैसा देखा जाएगा ये दुनिया जानती है, उसके प्लस माइनस सब होंगे। लेकिन यहां पर अब उसको जो एक्सटर्नल सपोर्टिंग कंडीशन मिलती हैं, तो जो उसका इन्फ्लुएंशियल एरिया उस कुंडली में है, उसको उन ग्रहों के मदद से, यानी उनके ट्रांजिट या उनकी दशाओं के साथ जाकर के उस तरीके के रिजल्ट में वो थोड़ा सहयोग कर सकता है। लेकिन उसे जो नैसर्गिक वीकनेस वहां बैठ के मिली है या उस रोल पे मिला है, उसे हम इमीडिएटली वाइप आउट नहीं कर रहे हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमने अभी टेबलेटेड में सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, जो बेसिकली हमारा गुरु और शुक्र बुध के आसपास आया, उससे हमने ये समझा कि हम प्राइमा फेसी एट्थ हाउस का उस पर आने से उस पर थोड़ा सा शक रखेंगे। उसके बाद में हम, सिंस वी आर लुकिंग फॉर बेटरमेंट, लेकिन एडवर्सिटीज की भी बात हमको यहाँ करनी होगी, जो हम अपने आगे आने वाले एपिसोड में करेंगे, जहां पर हम इसी गुरु को एडवर्सिटीज के साथ में भी देखेंगे कि इसमें क्या, अभी तो चंद्रमा के साथ दूसरे घर से इसने कुछ हमको मदद करने की कोशिश की, लेकिन वहीं ऐसी चीजें जो इसे और गर्त में डाल सकती हैं, वो स्थिति क्या होंगी। तो आदरणीय संधू साहब, इस अंक में जो हमारा पहला पार्ट था उसका भी हमने एक पक्ष देखा। अगले एपिसोड में हम इसी पहली कंडीशन, जो कि ग्रह रिट्रोग्रेड है, शुभ है, और उसको कोई एक्सटर्नल पापत्व या एडवर्सिटीज मिल रही है, तो उसमें उसका रिएक्शन क्या होगा, इस पर हम आपसे बात करेंगे। आप हमारे साथ इस संग में बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।